जय भीम दोस्तों हम लोग इस वीडियो में गणित का मैराथन करेंगे, वो भी पूरा बेसिक से एक तरफ से करेंगे। वीडियो ख़त्म होते होते इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि गणित से आसान कुछ भी नहीं लगेगा। हर एक सब्जेक्ट से आसान गणित लगना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को बस पूरा देखने की ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखना, बैठ के समझते हुए देखना। नोट्स बनाने का प्रयास नहीं करना है, बस समझते हुए चलना है। आसानी से समझ में आ जाएगा गणित कितना आसान है। इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि गणित मीन्स नथिंग, मतलब गणित मतलब कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर से। नंबर मतलब होता है संख्या। तो दोस्तों संख्या कितनी होती है? टोटल 10 संख्या होती है। वो कौन है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4 ऐसे करके 9 तक की ये सभी संख्याएं होती है। सभी को अगर काउंट किया जाएगा 0 से लेकर 9 तक, तो सभी संख्याओं को मिलाकर 10 संख्या बन जाता है। तो ये संख्या होता है 1 से लेकर 9 तक। अगर तो मतलब कि 22 अगर लिखना होगा तो 2 को डबल 2 मतलब कि 2 बार 2 को लिख देंगे तो 22 हो जाएगा। 23 लिखना होगा तो 1 2 लिख देंगे और उसके बाद 3 लिख देंगे तो ये 23 हो जाएगा। ये सभी संख्या होता है। अब अंक मतलब कि डिजिट की बात करना होगा। डिजिट तो वही 22 23 जो लिखा हुआ हूँ भैया, 22 और 23 लिखा हूँ। तो 22 क्या है? 2 अंक की, कितने अंक की? 2 अंक की एक संख्या है। 22 एक संख्या है, लेकिन कितने अंक की? 2 अंक की। तो एक ये है, एक ये है। अगर मैं इसमें 21 मतलब अलग से जोड़ देता एक, तो 2 2 1 मतलब 221 हो जाता। अगर मैं इसी को यहाँ पे 2 2 1 लिख दे रहा हूँ तो ये 3 अंक की एक संख्या है। 221 एक संख्या है, लेकिन कितने अंक की? 3 अंक की है। तो ये सभी काउंटिंग करने में होता है। ये होता है डिजिट। कितने डिजिट की वो संख्या है? 3 डिजिट की, मतलब 221 हो जाएगा। वैसे ही 2305 अगर लिखा जाए तो यह कितने अंक की संख्या हो गई? तो 4 अंक की, अंक आ रहा है ना, तो 4 अंक की एक संख्या है जो कि 2305 है या फिर 2305 है। तो यह अंक और डिजिट में अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत सिंपल है। नंबर 0 से 9 तक होता है। नंबर 0 से 9 तक होता है। इन्हीं सभी को आपस में इधर उधर करके और संख्या बनाई जा सकती है। लेकिन अंक की बात यह होती है कि जैसे मैं 22 ऐसे लिख दिया हूँ, 22,019 लिखा हूँ, तो यह 5 अंक की एक संख्या है। गिनने में क्या रहे? एक संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 हो गया। तो इससे अंक की पहचान हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं। यह मैराथन है दोस्तों, बहुत समझते हुए चलना है। अंक के बाद आएगा प्राकृतिक संख्या। दोस्तों हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाएगा। तो वह संख्या, प्राकृतिक संख्या जैसे कि यह गिनती गिनने में प्रयोग किया जाता है। वह संख्या जो गिनती गिनने में प्रयोग किया जाता है, गिनती गिनने में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या उसे कहा जाएगा। वह संख्या जिसे गिनती गिनने में प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 ये से सब होता है ना, आगे 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी लिखा जाए, ये सभी प्राकृतिक संख्या में होती है। मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से होकर अनंत तक होती है। ये सभी प्राकृतिक संख्या होती है। अगर मैं लिख दूं 10, तो 10 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं 21 लिख दूं तो यह प्राकृतिक संख्या है। स्पष्ट है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या की पहचान कैसे किया जाएगा। शुरू के मतलब कि जितने भी लेक्चर है सब आसान है, कुछ ना कुछ पता होगा। तो इसमें बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझते हुए चलना है। अब आगे है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होता है। तो जो मैं प्राकृतिक संख्या बताया हूँ, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह होल नंबर बन जाता है। कैसे? क्योंकि यह 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक होता है। मतलब कि 0 से होकर लाख करोड़ 2 करोड़ जितना करोड़ होना चाहिए उतना हो जाता है। इसका स्टार्टिंग हम लोग 0 से करेंगे। अगर जैसे कि यह गिनती गिनने वाली चीज़ रहेगा, उससे पहले 0 ऐड कर लेना होगा। तो जैसे कि अगर कोई सामान खरीदेगा, जैसे कि 2 हमको खिलौने खरीदना होगा, 2 खिलौने, 4 खिलौने मान लो, 4 खिलौने खरीदना होगा, तो पहले वाले खिलौनों को रख के मैं 0 नहीं ना कह सकता। 0 1 2 3, तब तो 3 में 4 हो गया। तो ऐसे नहीं कह सकते। तो यह पूर्ण संख्या होता है।
जीरो उसमें सम्मिलित हो गया प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होकर आगे चलता है, लेकिन इसे प्राकृतिक संख्या में शुरू में ही जीरो ऐड कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये भी स्पष्ट हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद हम लोग जोड़ करेंगे। जोड़ कैसे किया जाता है? जैसे कि 4 2 1 2 ऐसे जोड़ किया जाता है। तो यह बिना हासिल वाला जोड़ है, इसमें हासिल नहीं रहेगा, शेषफल कोई नहीं रहेगा। तो 2 4 कितना होता है? 6 लिख देना होगा। ये 2 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। 2 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। और 4 1 5 हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का जोड़ है दोस्तों। अब हम लोग हासिल वाला जोड़ मैं करके दिखा रहा हूँ। हासिल वाला जोड़ कैसे किया जाएगा? ये मैंने एक संख्या लिख दिया। अब यहाँ पे हासिल 8 2 कितना होता है दोस्तों? 8 2 होता है 10। 10 में ये होता है इकाई और ये होता है दहाई। तो इकाई वाली संख्या पहले लिख लिया जाता है। अब इकाई वाला मैंने लिख दिया, जो बच गया वो जोड़ना पड़ता है अगली वाला संख्या जोड़ने में। जैसे कि 6 2 होता है 8, लेकिन ये बच गया था 1, तो उसमें जोड़ देंगे। 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। अब कोई हासिल नहीं बचा हुआ है। 9 1 हो जाएगा 10। तो 10 को ऐसे इकाई वाली संख्या 0 लिख देना होगा। और 1 बच गया तो 5 4 9 और 1 हासिल जो था वो 10 हो जाता है। तो ऐसे जोड़ने का काम किया जाता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। जोड़ हम लोग सीख गए। जोड़ में कुछ करना था ही नहीं। जोड़ के बाद घटाओ मतलब सबट्रैक्शन सीखना है। सबट्रैक्शन इसमें क्या होता है, घटाना क्या होता है। तो जैसे कि 4 6 2 9, इसमें 1 0 2 0 ये घटाना है। घटाना का चिन्ह ये होता है, ऐसे जब चिन्ह लगा होता है तो उसको घटाना कहा जाता है। हमको 9 में से 1 घटाना है। 9 में से 1 घटेगा तो 9 में से 1 घटेगा तो 8। नहीं घटाने का ढंग है तो 9 को 0 बना लो ऐसे। 9 0 कितना 0 हो गया? 5 6 7 8 9। 9 0 में से 1 जो ये नीचे लिखा हुआ है उतना घटाना है। 1 काट दो, बाकी सब गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वही तो लिखा हूँ 8। तो ऐसे हम लोग घटाव कर लेंगे, घटाना कर लेंगे। अब 2 में से 0 नहीं निकलता है तो 2 में से 0 नहीं निकलेगा तो 2 बस लिख देना होगा। 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 4। 4 में से 0 निकलेगा तो 4 ही बच जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे जोड़ में भी कुछ बताना है दोस्तों। जोड़ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया, मैं बता दूं थोड़ा सा। जोड़ जानना बहुत ज़रूरी है। जोड़ ये था, तो जैसे जोड़ में ये जानना है, जैसे हम लोग 4 में क्या 5 में 4 जोड़ते हैं, ये जोड़ का चिन्ह होता है। तो 5 में 4 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 9। लेकिन चिन्ह किसका लगता है? प्लस का। अब प्लस का चिन्ह को हरदम लिखना नहीं पड़ता है। क्यों? मैं सवाल लिखा था 5 और 4, तो 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है। 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है। वैसे ही 5 4 9 हो गया, तो हम लोग 9 के आगे चिन्ह नहीं लिखे थे तो यहाँ पर भी 9 माना जाता है। यही सब चीज़ होता है दोस्तों। अब आगे देखना है। जो घटाना वाला था, अब हम लोग घटाने पे आ जा रहे हैं। घटाने वाला, तो घटाने वाला तो हम लोग आधा सीख गए थे। अब उसमें कुछ सीखना है। जैसे मैं 4 में से अगर 6 घटाऊँ तो क्या होगा? अगर 6 में से 4 घटाऊँ तो क्या होगा, ये दोनों जानना है। अगर ये दोनों जान गए दोस्तों तो सब कुछ आसान लगेगा। देखो 4 में से 6 अभी छोड़ो, ये पता है पहले से। 6 में से 4 घटेगा तो 2, ये 2 बस लिखा जाता है, उसके आगे का कोई चिन्ह नहीं दिखता है। तो आगे का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे प्लस माना जाता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सीखे हैं और ऐसे हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो 6 में से 4 घटता है तो 2 बस लिख देते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं जान पाते। 6 में से 4 घटा है तो 2 तो आएगा, इतना स्पष्ट है। तो 6 और 4 में बड़ा कौन है? तो 6 बड़ा है तो उसी का चिन्ह आगे लग जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस लगा है। 6 के आगे भी प्लस है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे प्लस माना जाता है। इसीलिए अगर यहाँ पे जैसे कि मैं प्लस को हटा दे रहा हूँ तो यहाँ पर भी प्लस को हटाया गया था पहले से, मतलब कि ये 2 प्लस में पहले से है। अब वैसे ही 4 और 6 ये दोनों का अंतर लिखना पड़ता है। 4 और 6 मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो उल्टा घटा दो। 6 में से 4 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब दोनों में बड़ा कौन है?
4 बड़ा है कि 6, तो 6 बड़ा है तो 6 का चिन्ह जो लगा है वो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता है। तो 4 में से 6 घटता है तो -2 आ जाएगा। एक सवाल और हल करके देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। 2 में से 5 घटाओ, 2 में से 5 घटेगा कितना होगा, तो हमको बस दोनों का डिफरेंस कर लेना होगा, दोनों का अंतर। 5 और 2 का अंतर कितना होगा, मतलब 5 में से 2 घटाओ तो 3 आ जाएगा। यही होता है अंतर। घटाव को अंतर के नाम से भी जाना जा सकता है। 5 में से 2 घटेगा 3 हो गया, इतना तो स्पष्ट है। लेकिन 2 बड़ा है कि 5, ये जानना पड़ेगा। तो 2 नहीं, हमको 5 दिख रहा है कि 5 का अंक बड़ा होता है। चिन्ह को इग्नोर करते हुए, चिन्ह को अनदेखा करके ये बताना होगा कि 5 बड़ा है कि 2, तो 5 बड़ा है। तो 5 का जो चिन्ह लगा हुआ है यही चिन्ह है, तो वही जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगा देना होता है, आंसर हो जाएगा। 2 में से 5 घटेगा तो -3 आ जाएगा दोस्तों। ये स्पष्ट हो गया। अब आगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला घटाव सीख गए, अब हम लोग मल्टीप्लाई मतलब गुणा सीखेंगे। गुणा कैसे किया जाएगा, तो जैसे 2 गुणा में 4, ये गुणा का चिन्ह है, तो 2 का गुणा 4 मतलब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। 2 गुणा 4 ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। 2 चौका हो जाएगा कितना दोस्तों, 2 चौका हो जाएगा 8। या फिर 2 चौको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, 2 चौका होता है 8। ये होता है गुणा। इसी को मतलब पहाड़ा समझ लो चाहे गुणा, दोनों एक ही चीज़ है। अब जैसे एक चीज़ और बता दूं मैं, 5 गुणा 4 ये, या फिर इसी को ऐसे लिखा जा सकता है 5 गुणा 4, दोनों सेम ही चीज़ है। तो 5 चौका होता है 20, 20 लिख देना है, आंसर हो गया। वैसे ही 5 चौका होता है 20। ये दोस्तों गुणा हो गया। स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है दोस्तों। आगे भी बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। यहाँ पे हम लोग जब गुणा सीख गए तो दशमलव मतलब डेसिमल का जो भी सवाल है उसको करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग डेसिमल, ये दशमलव क्या होगा, जैसे कि किसी अंक के सामने जैसे 5 है, 5 के सामने जो दशमलव एक बिंदी लगा हुआ है ना, ये दशमलव जो होता है उस बिंदी टाइप में, इसी का नाम दशमलव होता है। तो 0.5 इसको कहा जाएगा। ठीक, तो अब चलो ये तो समझ गए। अब दशमलव का जोड़ सीखते हैं पहले। दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़, जो बिंदी होता है दोस्तों वही होता है दशमलव। अब दशमलव का जोड़ जैसा कि 4.6 प्लस 2.4 ये लिखा गया है। जब ऐसे लिखा गया ये सवाल है, ऐसे लिखा गया है, नहीं समझ में आता है तो क्या करना होगा कि 4.6 ऐसे लिख लो, और ये दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। 2 है, 2 के बाद ऐसे दशमलव लगा हुआ है, 4 है, 4 लिख लो। 6 4 होगा 10, 10 को हासिल 0, क्योंकि हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले जोड़ सीख लिए थे। 4 6 10 होता है, 10 को ऐसे लिखा जाता है, ये वाला मैं यहाँ पे लिख दिया तो ये ख़त्म हो गया, 1 बच गया। और ये 4 2 होता है 6, 1 हासिल था तो हो जाएगा 7। दशमलव एक स्थान बाद है, यहाँ से गिनते, इकाई की तरफ से गिनते, इकाई दहाई ऐसे, तो एक अंक के बाद वंश मतलब कि यूनिट डिजिट के बाद है, वंश के बाद है, तो एक अंक के बाद हम लोग भी दशमलव लगा देंगे। मतलब इसका आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों, 7। 4.6 और 2.4 को जोड़ा जाएगा तो 7 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद का 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। एक सवाल और मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ। 2.2 प्लस 2.3, इसको ऐड करो दोस्तों तो देखो ये दशमलव है, दशमलव लिख लो। 0.2 था, 2 से पहले भी 2 है, और वैसे ही दशमलव की जगह दशमलव बस लिखते जाओ, बाकी जो अंक है लिखते जाओ। ये 2 है, ये 3 है, जोड़ दो, 3 2 हो जाएगा 5 और 2 2 हो जाएगा 4। एक अंक के बाद इधर से दशमलव है, एक अंक के बाद है तो एक अंक पे दशमलव लगा दो, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग दशमलव का जोड़ सीख गए। अब दशमलव का घटाना सीखना है। दशमलव का घटाना, तो दशमलव का घटाना 4.2 से 1.3 घटाना है। तो चलो 1.3 नहीं, पहले 1.2 ही लिखो। तो ये सवाल है तो 4.2 लिख दिए, दशमलव के सामने दशमलव, ये 1 लिख दिए यहाँ पे, और जैसे ये है। घटाना करो, 2 में से 2 जाएगा, निकलेगा 0 हो जाएगा, और 4 में से 1 निकालने पर क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक पे दशमलव लगा दो, आंसर हो गया। मतलब इसका 3 आंसर हो जाएगा। आगे एक सवाल और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। 4.6 में से 3
9 ये घटाना है। कैसे घटेगा? चलो 14.6 से 3.9 घटाना है तो 14.6 एक को तो पूरा लिख लो, उसके बाद हल करना आसान हो जाएगा। 3.9 है तो यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 9 घटाओ। 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा तो ये इसको हासिल दे जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 घटेगा तो 7 बच जाएगा। और ये 14 नहीं अब 13 है। 13 में से 3 घटेगा तो 10। और यहाँ से देखा जाता है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, तो इकाई नंबर से गिना जाता है। इकाई मतलब कि एक अंक के बाद दशमलव है तो इधर से भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देना होगा। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 10.7। स्पष्ट हो गया दोस्तों? इसमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जोड़ घटाना हम लोग सीख गए, अब गुणा सीखने वाले हैं। किसका? दशमलव का। वो वाला गुणा सीखे वो दूसरी चीज़ है, लेकिन ये वाला दूसरी चीज़ है। चलो 4.1 इसका गुणा करना है तो 1 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 2 बार पढ़ा पढ़ेंगे 2 हो जाएगा, 4 1 का 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। इतना सबको पता होगा, इतना सभी को पता है। अब इसको ऐड करना है, ये 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमको तो दशमलव इसमें कहीं लगा हुआ दिख ही नहीं रहा है तो कैसे लगेगा? यही समझना होगा दोस्तों। यहाँ से ऊपर वाले में 1 अंक के बाद दशमलव है, इधर भी 1 अंक के बाद है, तो दोनों में 1 1 अंक के बाद है, तो टोटल 2 अंक के बाद दशमलव इधर से लगा देना होगा जो आंसर आया है। तो यहाँ पे 8.61 आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक सवाल और इसका देख ले रहे हैं जिससे और स्पष्ट हो जाए। मैं यहाँ पे लिख दूँ 2.32, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2.1। ऐसे हल करना है तो इसका आपस में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 3 3, 1 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ना होगा। जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों? तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा और ये 4। दशमलव यहाँ से ऊपर वाले में लिखा है 2.3 लिखा है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद मतलब 4 अंक पे दशमलव लगाना होगा। तो हमको 1 अंक इधर हो गया, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और ये 4 अंक। 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे रहेगा। जब नहीं दशमलव लगाने का मतलब कि जगह बच रहा है तो अपने से 0 लगाकर 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? 0.4851। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझ गए? दशमलव का गुणा सीख गए, अब दशमलव का भाग सीखो। दशमलव का भाग बहुत आसान चीज़ है दोस्तों। अब दशमलव का भाग सीखना है। दशमलव का भाग, फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल। जैसे कि 4.6 लिख दिया, थोड़ा सा रोक ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 2.4 लिख दिया और नीचे 2, या फिर इसी को ऐसे लिखा जा सकता है 2.4 और ये नीचे भाग है तो भाग का चिन्ह लगा के ऐसे। दोनों में एक ही चीज़ है दोस्तों, लिखने का ढंग बस अलग अलग है। आंसर भी दोनों ढंग से सेम ही आएगा। चलो तो यहाँ से इसको हटा देना। ये यहाँ पे ये देखना है कि ये कितने अंक के बाद दशमलव है। जितने अंक के बाद दशमलव होता है दोस्तों वहाँ पे उतने का 10 गुना लगा लेते हैं ऐसे। अब ये दशमलव रिमूव हो जाएगा तो ऊपर क्या पड़ा जाएगा 24 और नीचे 10 दूनी हो जाएगा क्या 20। अब यहाँ पे काटने का मन है, काट लो दोस्तों। 6 चौका 24, 4 पचे 20, मतलब 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी काटने का ढंग है तो यहाँ पे देख लो, सवाल वही है। 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 0 बढ़ा लो तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 अब आगे 20। यहाँ पे 20 को काटने में 5 चौका 20 और 4 छक्का 24, मतलब 6/5। या फिर इसको कैसे लिखा जाएगा? 6 पहले आ रहा है, 6 को पहले लिख लो। भाग का चिन्ह ये भी भाग का चिन्ह होता है। अब 5 नीचे बस लगा दो, आंसर हो जाएगा। दोनों सेम है। एक सवाल और करके देखते हैं दोस्तों। ये सब बेसिक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। जब ये सब आ जाएगा तो गणित लगेगा कि बहुत आसान चीज़ है।
जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब यहाँ पे 2 अंक के बाद है, यहाँ पे मैं 9 लिख दे रहा हूँ। हल करना है, कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के इधर है तो इसको हटा दो, तो 2 जीरो बस यहाँ पे बढ़ा लो, 214 बटा में 900 हो गया। ये भी आंसर हो जाएगा, कटने लायक रहेगा अंश बटे हर, तो काट लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगा। ये लगाने का ढंग है। तो हम लोग दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सीख गए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे डिवाइड सीखना है। तो जब हम लोग डेसिमल का सीख गए डिवाइड करना, तो इसमें कुछ है नहीं। जैसे कि 4 से 9 को डिवाइड करना है, मतलब 4 का इतना बार टेबल पढ़ना है कि 9 आ जाए, तो 4 के पढ़ा में 9 आएगा नहीं, तो 4 दूनी 8, इससे अधिक नहीं आना चाहिए, 9 से अधिक नहीं आना चाहिए, 9 से कम आ जाए चलेगा, या फिर 9 के बराबर है, लेकिन 9 के अधिक नहीं आना चाहिए, मतलब 9 के बराबर आए या फिर कम आए, यही 2 चीज़ जानना है, और उससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार में अधिक जा रहा है तो हमको 3 बार नहीं, यहाँ पे 2 लिख देना है, बस इतना समझ जाना है। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 4 दूनी 8, अब 9 में से 8 जाएगा, 1 बच जाएगा। अब क्या करना होगा कि यहाँ पे कुछ यही शेष हो जाएगा, अगर यहाँ पे शेष लिख दिया जाए तो ये भी सही है, या फिर और भी आगे भाग करने का मन है तो अब यहाँ पे दशमलव लगा देना होगा आगे, और यहाँ पे 1 जीरो बढ़ता है, यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे जीरो बढ़ता है। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 10 में से 8 निकलेगा तो अब जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, वहाँ पे दशमलव अब लगाना ही नहीं है, एक बार दशमलव लगता है। तो 4 पचे 20 हो गया, पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो यहाँ पे जीरो बचेगा या फिर कट गया, दोनों एक ही बात है। स्पष्ट हो गया। अब आगे देखना है एक सवाल दोस्तों, और मैं दिखा दूं यहाँ पे, इसको इम्पोर्टेंट समझ लो। जो गणित में तेज है फिर भी इसको समझना कि ये इम्पोर्टेंट ही है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ खास चीज़ है सीखने के लिए। तो 2 का एक बार पढ़ा पड़ेंगे, 2 1 का 2, घट गया, ख़त्म खेल। 2 हो गया, ये वाला उतर गया 2, फिर से 2 1 का 2, कट गया, 1 उतर गया। जब इससे ये वाला छोटा होता है तो शेषफल माना जाता है ना, बात सही है। लेकिन जो अभी मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो ये वाला 1 लिखा है, तो इसको अभी शेषफल नहीं कहा जा सकता। जब यहाँ से इसको उतारना पड़ता है नीचे तो ये शेषफल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई संख्या यहाँ पे हम लोग घटाते हैं जब, तो शेषफल बचता है तो उसको शेषफल हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ वाला जो यहाँ पे लिखना पड़ता है वो शेषफल कभी हो ही नहीं सकता। तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे दशमलव करके यहाँ पे 0 कर लेना होगा। यहाँ पे दशमलव नहीं, यहाँ का इसका पढ़ा 0 बार पढ़ लेना होगा, 0। तो 2 का 0 बार पढ़ेंगे, 0 आ जाएगा, और 1 में से 0 निकलेगा 1। अब जाकर ये रिमाइंडर लिख दो या फिर शेषफल लिख दो। अब इसकी जांच करो। चलो एक और सवाल लिख के पहले समझते हैं हम लोग। फिर से एक सवाल लिखता हूँ मैं। चलो एक सवाल ये है, तो 2 दूनी 4 कट गया, फिर ये 4 उतर गया, 2 दूनी फिर से 4 हो गया, ये भी कट गया। अब 8 उतरा, 2 चौका 8 कट गया। अब 1 ये वाला लिखना पड़ेगा, 1 मैंने लिख दिया। तो 1 जब लिखेगा तो ये तो यहाँ का बच रहा है ना, 1 घटाने पे 1 बचता तो शेष हो जाता है अगर भाग नहीं जा रहा है तो अब हमको 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 2 का 0 बार पढ़ने पर 0 आएगा और बचेगा क्या, 1। अब जाकर ये शेष हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। कैसे? उत्तर की अगर जांच करना हो तो इसका आपस में गुणा होगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, और जो शेषफल बचता है उसको जोड़ने पर अगर इतना आ गया तो इसका मतलब सवाल सही लगा है। तो चलो करके देख लेते हैं। 2 2 4 0 में किसका गुणा करना होगा, 2 का। गुणा करने के बाद जो शेषफल आता है उसको जोड़ना पड़ता है। 2 का 0 में गुणा होगा तो 0, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसमें 1 जोड़ लो, 1 जोड़ने पर 1 आ गया ये, और ये देखो सही है। सवाल मेरा सही लगा है, सवाल मेरा बिल्कुल सही है। तो यही चीज़ इसमें सिखाने के लिए सब किया हूँ दोस्तों। तो भाग भी समझ में आ गया, भाग में यही सब चीज़ सीखना था, बहुत कुछ खास नहीं है भाग में सीखने के लिए।
अब आगे देखना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मतलब भाज्य संख्या। तो इसको ध्यान से देखना और समझना है। वह संख्या जिसे तीन अलग अलग संख्याओं से सही से लिख दूं, वह संख्या जिसे कम से कम तीन अलग अलग संख्याएं डिवाइड कर दे। वह संख्या जिसे कम से कम तीन अलग अलग संख्या विभाजित कर दे, वह क्या होता है, विभाजित कर दे, वह भाज्य संख्या होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने वाले हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ, तो 4 लिखा हूँ, तो इसको कम से कम तीन अलग अलग संख्याएं अगर डिवाइड कर दे तो ये भाज्य हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे 1 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। स्पष्ट है कि वह संख्या कोई होगी जो 1 से भी कटेगी और स्वयं से कटेगी। देखो स्वयं यही लिखा हुआ है 4 ना, तो स्वयं से, और उसको छोड़कर किसी अन्य संख्या से अगर कट गई तो भाज्य हो गया। अगर मैं यहीं पे 3 लिखता हूँ, एक बार फिर से मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो देखो 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 1 से और स्वयं से कट जा रहा है, लेकिन इसको छोड़कर कोई अन्य संख्या से नहीं कट रहा है ना, तो कम से कम 2 संख्या से कट गया, तो 2 संख्याओं से कट रही है। अगर यही कम से कम 3 संख्याओं से कट जाता तो ये भाज्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 3 संख्याओं से नहीं कट रहा है। मतलब कम से कम 3 का मतलब कि कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए, उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन 3 से कम नहीं होगा। अगर 3 से कम हो गई तो अभाज्य हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे क्या है, अभाज्य। क्यों, क्योंकि 1 से और 3 से कट रहा है, मतलब कम से कम 2 संख्या से कट रहा है। अब बात कितनी की हो रही है, 3 से, तो 3 अलग अलग संख्याओं से कट जाएगा तो वो भाज्य होगा, और 3 से कम संख्या से कटेगी तो अभाज्य होगा। अब मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो 5 को कौन कौन संख्या काटेगी, 1 और 5, तो 5 क्या हो जाएगा, अभाज्य। क्यों, क्योंकि 1 और 5 से कट रहा है, मतलब 3 संख्याओं से नहीं कट रहा है। अब चलो यहीं पे 6 लिख रहा हूँ, 6 को कौन कौन संख्या काट रही है, 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा और 6 काट देगा। तो कम से कम 3 संख्या मिल रही है ना काटने के लिए, तो कम से कम 3 संख्या मिल रही है। 3 से यहाँ पे अधिक है, लेकिन कम से कम 3 मिल गई ना, तो मिल गई, तो 6 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, क्योंकि 6 को अलग अलग 3 संख्याएं डिवाइड कर दे रही है, जो कि 1 2 3 और 6 है। तो दोस्तों बस इतना ही इसमें। अब आगे देखते हैं। इसी का एक दोस्त है वो प्राइम नंबर। इसका एक दोस्त है, उसका नाम है प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या। तो बस भाज्य संख्या का अपोजिट यह है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा कि वह संख्या जो केवल दो अलग अलग संख्या से वह संख्या जो केवल 2 अलग अलग संख्या से विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब कि कटना होता है, विभाजित हो जाए। बस वह संख्या जो कम से कम, मतलब कि 2 अलग अलग संख्याओं से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए, तो उसे अभाज्य कहा जाएगा। जैसे 2, तो 2 को कौन कौन संख्या डिवाइड कर देगी, 1 काटेगी, 2 काटेगी। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। मैं किसकी बात किया हूँ यहाँ पे, 2 अलग अलग संख्याओं से। तो 2 अलग अलग संख्या, उससे अधिक नहीं, उतने तक ही, बस केवल भी लिखा हूँ, केवल ओनली 1। तो 2 संख्याओं से कट रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य। और 2 ही, देखो दोस्तों यह सम है, 2 एक सम संख्या है। आगे अभी इसी वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सम क्या होता है। तो 2 एक प्रकार की सम संख्या है, और 2 ही अभाज्य भी है, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। 3 प्रकार का यहाँ से प्रश्न बनता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता दोस्तों 3, तो देखो 3 भी क्या होगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। और देखो 3 का 2 फैक्टर मिल रहा है, जो कि 3 को कौन कौन संख्या काटेगी, 1 और 3, तो 2 संख्या मिल रही है। जैसे ही 2 से अधिक हो जाता तो भाज्य हो जाएगा तुरंत।
जैसे मैं यहीं पे अगर मैं 4 फिर लिख के दिखा दूँ, 4 दोस्तों, 4 लिख दूँ तो 4 को कौन कौन संख्या काटेगी, 1 2 और देखो 4। ये 1 2 और 4 से कट जाएगा 4, तो ये 3 संख्या मिल गई। तो 3 संख्या जैसे ही मिलेगी तो भाज्य हो जाएगा, और 3 से कम मतलब कि 2 संख्या हुए तो वह अभाज्य है। इन दोनों में बस इतना ही जानना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे वाले में है सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर किसे कहा जाता है, तो वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, कट जाए। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे सम संख्या कहा जाता है। विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2 4 6 10 ये सभी सम संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 4 है तो 2 से डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा। 6 है तो 2 से डिवाइड किया जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में। 10 है तो 10 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 5 बार में कट जाएगा। तो 10 क्या हो जाएगा, सम संख्या। 6 क्या है, सम संख्या। 4 क्या है, सम संख्या। 2 क्या है, सम संख्या, क्योंकि यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक बात और जान लो दोस्तों, अगर किसी संख्या के बाद में मतलब कि इकाई नंबर पे, जैसे कि इकाई नंबर पे 0 लिखा है तो वह सम संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यह 2 से कटने वाली संख्या बन जाएगी। अगर मैं यहीं पे 5 लिख दूं और 5 के बाद 0 लिख दूं तो यह 50 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर 25 आ जाएगा। मतलब पूरा पूरा कटने वाली बात यहाँ पे आ रही है। अगर मैं यहीं पे 0 1 लिखता तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 0 मैं क्या बोला हूँ कि 0 इकाई नंबर पे आना चाहिए, और यहाँ पे 0 क्या है, दहाई नंबर पे। तो दहाई की बात नहीं किया हूँ, दहाई पे रहेगा तो दूसरा मतलब निकलेगा। लेकिन ऐसे दहाई पे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यह सम संख्या है। 25 और 2 क्या है, सम संख्या, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। सम संख्या की पहचान के लिए दोस्तों क्या करना होगा कि लास्ट में अंक कोई लिखा है तो उसके लास्ट में 0 और 2 का पहाड़ा होना चाहिए। 2 4 6 8 10, तो वो हो जाएगा क्या, सम संख्या। सम संख्या की पहचान दोस्तों हो गई। चलो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसको बताओ कि ये क्या है, ये सम है या फिर कुछ और है। सम है या नहीं, बस इतना जानना है। तो 49 सम नहीं है, क्योंकि मैं बताया हूँ अभी। क्यों, अंत में मतलब इकाई नंबर पे 0 होना चाहिए, या फिर 2 का कोई पहाड़ा, 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो ये सम नहीं माना जाएगा। अगर यही पर अगर मैं 50 लिख देता तो 0 आ गया, समझ जाओगे कि ये सम संख्या है, सम संख्या। अब मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 42 लिख दे रहा हूँ, तो क्या होगा दोस्तों, 42 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या कैसे पता चला, क्योंकि इकाई नंबर पे 2 आ रहा है। और चलो चेक कर लेना 2 से काट के, 2 दूनी 4, 2 1 2, 21 बार में कट रहा है, मतलब कट जा रहा है पूरा पूरा। तो यह सम संख्या हो गई। स्पष्ट हो गया दोस्तों, सम संख्या की पहचान हो गई। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग विषम संख्या जानेंगे। तो सम का ही अपोजिट होता है दोस्तों क्या, विषम। सम का दोस्त होता है विषम। तो मतलब इसको कैसे कहोगे कि यह विषम है, तो वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, विषम संख्या। विभाजित न हो मतलब 2 से नहीं कटने वाली संख्या जो होती है वह विषम संख्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2, तो 2 क्या है, सम है। कैसे पता चला, क्योंकि 2 से कट जा रहा है, लेकिन 2 1 का 2 हो जाएगा। लेकिन मैं यहीं पे 3 लिख रहा हूँ, तो क्या है, 2 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कटेगा। मानता हूँ कि 1.5 आएगा, लेकिन पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए 3 क्या होगा, विषम संख्या। यहीं पे मैं 9 लिख दूँ, 2 से नहीं कटेगा। मैं यहाँ पे अगर 7 लिख दे रहा हूँ, 7 बटा में 2, क्या यह 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो 7 क्या हो जाएगा, विषम संख्या। मैं लास्ट में 31 लिख दूँ, 2 से डिवाइड करूँ, नहीं कटेगा, तो यह विषम संख्या हो जाएगा। 51 है, 2 से डिवाइड करूँगा, नहीं कटेगा, तो यह हो जाएगा क्या दोस्तों, विषम संख्या। स्पष्ट है। जो सम संख्या नहीं है तो हो जाएगा विषम, काम खत्म।
अब यहाँ पे यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों अच्छा जानकारी वाली बात। अब यहाँ पे हम लोग को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा और यहाँ से ये सब इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रेशनल नंबर पूछा है कि रेशनल नंबर क्या होता है। अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है, हिंदी में इसी को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो वह संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। पी जहाँ होता है अंश होता है, समझ लेना, किताब में जैसे पढ़ाया गया उसको भूल जाना। और क्यू बराबर हर होता है। पी बाई क्यू मतलब अंश बटे हर के रूप में किसी संख्या को लिखा जा सकता है, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। और किताब में लिखा होगा कि क्यू बराबर 0 नहीं, मतलब क्यू के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर ऐसा नहीं है तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे देखो, मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ दोस्तों, तो क्या यह 4 है बस? उसके नीचे 1 होता है दोस्तों, बटा में 1 लिखा जा सकता है, यह रूल है। तो यह 4 बटे 1 हो गया। और देखो यहाँ पे 1 है, लेकिन ये क्यू का मान है 1 ना, तो 0 भी नहीं है। 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो फिर दूसरा मतलब निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ तो 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 5 बटे 1 इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैं अगर 9 लिख दूँ तो 9 है, तो 9 बटे 1 इसको लिखा जा सकता है। तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। 9 परिमेय है, 4 परिमेय है, 5 परिमेय है। अब देखना दोस्तों, अगर जैसे कि मैं कड़ी में लिख दूं 9, तो कड़ी में 9 लिखा हूँ और जब कड़ी हटेगी तो इसका मान डायरेक्ट 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो लेकिन 3 के बटा में 1 लिखा जा सकता है ना, तो मतलब पी बाई क्यू बन जा रहा है, अंश बटे हर बन जा रहा है। सही सही, क्यू बराबर 0 भी नहीं है, तो यह 3 क्या हो जाएगा? मतलब कड़ी में 9 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। स्पष्ट है दोस्तों? यही सब चीज़ है, बहुत कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कड़ी में यहीं पे लिख देता 11, कड़ी में लिख देता दोस्तों 12, जिसका सही से बाहर मान नहीं निकल पाएगा। देखो कड़ी में 12 का मान नहीं निकल पाएगा, कड़ी में 11 का मान सही सही नहीं निकल पाएगा, तो वह परिमेय नहीं होगा। जब परिमेय नहीं होगा तो इसका दोस्त होता है अपरिमेय, तो उसमें चला जाएगा। अगर मैं कड़ी में 4 लिख दूं तो कड़ी में 4 का मान होता है 2। कैसे पता चल रहा है? तो कड़ी में 4 का मान कैसे 2 होगा? तो कड़ी में 4 है तो 4 का एलसीएम निकाल लो, तो 2 दूनी 4, 2 1 का 2, तो ये 2 गुणा 2 बन रहा है ना, 2 गुणा में 2, इसका मान निकल के आ रहा है। तो ये जोड़े में है, 2 गुणा 2 1 जोड़ा है ना, तो इसमें से 1 इसका आंसर हो जाएगा, जिसका हम लोग मान निकाल रहे थे। कड़ी में 4 का मान निकाल रहे थे तो उसका मान आ रहा है 2 गुणा 2, तो बस इसका मतलब कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। कड़ी में 4 का मान 2 हो जाएगा। स्पष्ट है दोस्तों? तो ऐसे लगता है दोस्त, इसी का दोस्त है ये परिमेय हो गया। अपरिमेय को पहचानो, अपरिमेय। तो जब परिमेय जो चीज़ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक अपरिमेय में आ जाएगा। अंग्रेजी में इसको इरेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। पहली बात यह है कि जो कोई भी सिंबल होगा, सिंबल ये पाई है, इसको पाई कहा जाता है, इसका मान होता है 22/7। अगर 22/7 लिखा है तो ये अंश बटे हर हो गया। लेकिन पाई अगर पूछ दे कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर पाई का मान पूछ दे तो 22/7 होता है, और 22/7 क्या है? परिमेय हो जाएगा। इसका मान परिमेय होता है लेकिन ये अपरिमेय होता है, क्योंकि इसका मान 22/7 होता है, जो कि अंश बटे हर के रूप में होता है। और क्यू बराबर 0 नहीं है, क्यू बराबर यहाँ पे 7 है, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। अब आगे और कुछ सीखना है दोस्तों, इसमें वही सब आ जाएगा। जैसे कि कड़ी में 3 का मान सही सही नहीं निकल पाएगा, कड़ी में 5 का मान नहीं निकल पाएगा, कड़ी में 13 का मान नहीं निकल पाएगा। तो जब नहीं निकल पाएगा पूरा पूरा इसका मान, तो यह अपरिमेय में इसको गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और कन्फ्यूजन इसको दूर कर लूँ मैं। अगर मैं यहीं पे कड़ी में 9 लिख दूं, तो कड़ी में 9 का मान क्या होता है? 3। कैसे देखो, 3 त्रिक का 9, 3 1 का 3, इसका मान आ रहा है 3 गुणा में 3। किसका मान आ रहा था? इसी का। तो दो ये पेयर में है, जोड़े में है, तो 2 जोड़ा है ना 3, तो इसमें से 1 इसका आंसर हो जाएगा। 1 इसका आंसर मतलब 3। कड़ी में 9 का मान 3 होता है। अब 3 अगर आ गया तो क्या 3 के बटा में 1 लिखा जा सकता है? हमेशा वो पहले से 1 नीचे बटा में होता है। तो यहाँ पे अंश बटे हर हो गया, जहाँ पे 3 क्या है? पी है, मतलब कि अंश है। 3 क्या है? अंश है, और 1 हर है, अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है सही सही। तो कड़ी में 9 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, यहाँ पे परिमेय हो जाएगा।
अगर जब सही सही मान नहीं निकल पाता तो अपरिमेय होता है। मान निकल के आ गया बाहर तो वो परिमेय, नहीं निकल पाया सही सही अपरिमेय हो जाएगा। यही तो जानना है बस। अब आगे दोस्तों एलसीएम है। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लॉसा इसको हिंदी में कहा जाता है। जैसे मैं 2 लिख दूं, 4 लिख दूं, इसका लॉसा निकालना होगा दोस्तों। तो कैसे निकल के आएगा लॉसा? चलो लॉसा हम लोग सीख लेते हैं, लॉसा निकाला कैसे जाता है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, मतलब लॉसा क्या होगा? तो 2 और 4 ऐसे लिख देना होता है। सबसे पहले यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करना होता है। 2 से अगर कटने लायक जब नहीं मिलेगा तो 3 से नहीं कटने वाला, तो 4 से ऐसे आगे बढ़ते जाना है। तो हमको 2 से कटने वाली संख्या मिल रही है 24 नहीं, 2 और 4 दोनों अलग अलग है। तो 2 का पाड़ा पड़ेंगे इसको काटने के लिए। तो 2 1 का 2, एक बार में कटा है तो उसके नीचे 1 लिख देना होगा। और यहाँ पे 4 है, 2 का पाड़ा पड़ो कि 4 आ जाए कि 2 दूनी 4। अब देखो जब 1 आ गया तो 1 बस लिखते जाना है नीचे, जो नहीं कटता है उसको भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे अब 1 और 2 में 2 से फिर कटने वाला है। 1 से हम लोग पाड़ा नहीं पड़ेंगे, 2 से 1 नहीं, 1 को बस ऐसे लिख देना है। 2 का पाड़ा पड़ो कि 2 आ जाए तो एक बार यहाँ पे नीचे 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 गुणा 2, ये वाला 2 गुणा 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 2 दूने 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ का 2 और 4 का एलसीएम जब पूछा है तो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। तो ऐसे दोस्तों एलसीएम लगाया जाता है। एक सवाल और दे रहा हूँ, देख रहा हूँ इसको कैसे लगाया जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? तो 3 और 5 का एलसीएम देखो, 3 कर लो 5। तो 2 से देखो कटने वाला नहीं है, तो 2 से नहीं है तो 3 से है, तो 3 से काटो। 3 1 का 3, 5 नहीं कटेगा, 5 को लिख लो। फिर आगे 1 जब आ गया तो 1 को 1 का पाड़ा पड़ना ही नहीं है। अब 5 से होगा, 5 1 का 5 और 5 से एक बार में कटेगा, 5 1 का 5, 3 गुणा 5 आ रहा है तो 3 5 15। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। अब इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ दोस्तों, कैसे इसको आसानी से लगाया जा सकता है। बहुत आसानी से आंसर तक पहुँचा जा सकता है कम टाइम में। 3 और 5 का एलसीएम जब पूछ दे तो 3 और 5 में बड़ा कौन है? तो 5 है, 5 को यहाँ से लिख दो एक बार। 3 से कटेगा, जब नहीं कटेगा तो वहीं से छोड़ दो। 5 से तो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा तो इसको छोड़ो। अब यहाँ पे देखो 5 का 2 गुना करो 10, तो अभी भी 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कट जाएगा। तो 3 और 5 दूनी 10 कर लिया। अब 5 3 अब 15 कर लो। 5 का ही टेबल पढ़ना होता है, जो बड़ा होता है उसी का टेबल पढ़ के उसमें लिखो। तो 5 3 15 लिख दो। देखो 3 से कट रहा है, अब 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम 15 ही होगा। तो ऐसे इसकी पहचान की जा सकती है। एक सवाल और करके देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो चलो 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 लिख लो। 2 से तो नहीं कटेगा 3, तो इसका मतलब 3 का छोड़ो, 3 दूनी अब 6 कर लो। 2 से कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है 6, इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम 6 होगा। कैसे, देखो यहाँ पे हल करके दिखा दे रहा हूँ। 2 और 3 है, 2 और 3, सबसे पहले 2 से कटने वाला 2 से काटो, 2 1 का 2, 3 नहीं कटेगा 3 लिख लो। 3 से काटना है, 1 आ गया, 1 को लिखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यार का, 3 1 का 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखना है 2 गुणा में 3, तो 2 3 क्या आएगा 6। किसका एलसीएम आ रहा है, 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम मैं यहाँ पे लिखा हूँ 6। तो ऐसे दोस्तों आसानी से इसको हल किया जा सकता है कम टाइम में। तो एलसीएम हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे दोस्तों एलसीएम का दोस्त है HCF, मतलब कि मौसा। तो चलो उसी 2 और 3 का मौसा करना है। 2 और 3 का क्या, मौसा। 2 और 3 का मौसा करना है, कैसे लगेगा? तो चलो लगा के। 2 छोटा है, छोटे से बड़े में भाग दिया जाता है। 2 से 3 में भाग दो तो 2 1 का 2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा 1 को तुरंत ऐसे सर्कल बना लेना है और जिससे पहली बार भाग दिए थे उसको लिख लेना है, मतलब उसके पहले वाले भाग, हमेशा इसके पहले शेष वाले से पहले को इसमें लिख लेना है। तो 1 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे, 2 आ जाएगा, कट जाएगा, काम खत्म। किससे पूरा कटा है? तो 1 से पूरा लास्ट में जाकर कटा है, तो मौसा बराबर 1 लिख देना होगा। यहाँ पे इन दोनों का मौसा बराबर 1 हो जाएगा। बस एक सवाल और, जैसे मैं यहाँ पे 4 और 9 लिख दूँ, मौसा क्या आना चाहिए?
तो 4 में 9 से मतलब 4 से 9 में भाग ले लो, 4 से 9 में, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 को ऐसे कर लो, इसके पहले इससे भाग दिए हो तो 4 से इसमें कर लो, 1 का 4 में भाग, 1 चौका 4, आंसर। इन दोनों का मौसा क्या होगा, 1 होगा दोस्तों। तो ऐसे मौसा तक पहुंचा जा सकता है। अब एक नई सवाल दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ। नई सवाल क्या है, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे 4/6 और 2/3 का मौसा बताओ, मौसा पूछ देगा सवाल में कि 4/6 और 2/3 का मौसा क्या होगा। तो चलो हल करते हैं इसको। तो जब मौसा का है, पहले मौसा का है ना, तो अंश वाले का मौसा करना पड़ेगा। पहले मौसा बोला है तो अंश वाले का मौसा और नीचे वाला का लौसा। एक बार फिर हल करके बता दे रहा हूँ दोस्तों, समझना ध्यान से मैं बोल क्या रहा हूँ। 4/6 2/3 का मौसा पूछ रहा है, तो अंश का पहले मौसा कर लेना, क्योंकि मौसा की बात की है। तो अंश का मौसा और मौसा का उल्टा होता है लसा, तो अंश का मौसा करना है और नीचे वाला हर का लसा कर देना है। तो 2 और 4 का मौसा क्या होगा, तो 2 ही आएगा दोस्तों। हल करके देख लेना। चलो हल करके दिखा दे रहा हूँ। 2 से 4 को डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 2 से पूरा पूरा कट गया तो 2 ही मौसा हो गया। तो मौसा पूछा था तो ऊपर मौसा 2 लिख देंगे क्योंकि 2 आया है, और नीचे 6 और 3 का लौसा करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोला था कि सबसे बड़ा वाला लिख देना होता है और दोनों से डिवाइड करना होता है। अगर कट गया तो लौसा वही रहेगा। 6 से कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, तो इसका मतलब इसका लौसा ये होगा। तो 4/6 और 2/3 का मौसा क्या होगा, 2/6, 2 1 का 2, 2 3 6, 1/3 भी लिखा जा सकता है। एक सवाल और करके बता दूं, मैं यहाँ पे कर दूं दोस्तों 4/9 और 2/4 का लौसा। इस बार लौसा कर रहा हूँ, लौसा बराबर क्या होगा। तो जब लौसा पहले कर दिया, यहाँ पे लौसा बोल रहा है, तो क्या करना होगा कि अंश का लौसा। अगर यहीं पे मौसा कहता तो अंश का मौसा, मतलब अंश पे ही पहले फोकस करना होगा। तो यहाँ पे लौसा कह दिया है, तो 4 और 2 का लौसा क्या होगा, तो 4 ही होगा। हल करके देख लेना दोस्तों। तो जब यहाँ पे लौसा ऊपर वाले का लौसा हो गया, मतलब कि अंश का लौसा हो गया, तो नीचे वाले का मौसा करना पड़ेगा। और 4 और 9 का मौसा क्या होगा, 1 ही होगा। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। स्पष्ट है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब स्क्वायर है, ये अच्छा सवाल है, यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा अच्छी चीज़। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि दोस्तों कि किसी भी संख्या का, मतलब जो भी संख्या का उसी संख्या में गुणा। जैसे स्क्वायर का मतलब है कि किसी की पावर पे 2 लिख दिया जाता है, ऊपर उसके सिर के ऊपर 2 लिख दिया जाता है, वो स्क्वायर होता है। जैसे 4 की पावर 2 लिख दो, तो ये होता है कि 4 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। ये बताता है कि 4 को 2 बार लिखो। तो 4 को 1 बार लिख दिया, 1 बार और, तो 4 चौका 16। तब पूछ देगा कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 आएगा। फिर से बता दूं, ऐसे ही दोस्तों 1 का स्क्वायर का मतलब कि उसके ऊपर 2 पावर रहेगा। ये आधार होता है और ये घात होता है। 2 क्या है, घात है, और 1 क्या है, आधार है। तो 1 की पावर 2 का मतलब होता है दोस्तों 1 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो 1 को 2 बार मैंने लिख दिया, तो 1 का 2 बार पढ़ा जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही 2 की पावर 2 लिखा जाए, तो 2 को, इस वाले 2 को, जो बेस होता है, आधार होता है, उसको कितनी बार लिखना है, ऊपर वाला बताएगा। तो ऊपर वाला 2 लिखा है, तो 2 को 2 बार लिखना है। तो 2 1 का 2, 2 1 का 2, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब समझना, यहाँ पे 5 की पावर 2 लिख दिया हूँ, तो 5 की पावर 2 का मतलब कि 5 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो 5 गुणा 5, 5 पचे 25। यही होता है क्या दोस्तों, स्क्वायर होता है। इसी को कहा जाता है वर्ग। ये काम खत्म। पावर 2 लगा रहेगा तो वर्ग, बस यही जानना है। अब आगे, अब दोस्तों यही वर्गमूल जानना है। वर्गमूल जैसे कि कड़ी में 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो 4 है, तो 4 का एलसीएम जो कड़ी में होगा उसी का एलसीएम करो। 2 दूनी 4 और 2 1 का 2,
ये 2 गुणा 2 आ रहा है ना, ये वाला 2 गुणा 2 तो जोड़े में आ रहा है ना, तो एक इसका आंसर आ जाएगा 4 का, मतलब कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक, वैसे ही अब यहाँ पे 9 का देख लिया जाए। कड़ी में 9 का वर्गमूल क्या होगा, ये वर्गमूल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कड़ी में 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का एलसीएम लेने से पता चलेगा। तो 3 त्रिका 9, 3 एक का 3, यहाँ पे 2 जोड़े में है ना, 3 और 3, 2 ठो 3 है, तो 1 3 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 3। अब कैसे पता चल रहा है, चलो चेक कर लो। तो वर्गमूल का अपोजिट वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग करो, तो 3 का वर्ग का मतलब मैं सिखाया हूँ ना कि 3 का वर्ग का मतलब 3 पे कितनी बार लिखा है, 2, मतलब 3 पे 2 लिखा है, तो 3 को कितनी बार लिखना होगा, 2 बार। तो 3 त्रिका आएगा 9, तो देखो 9 आ रहा है, कड़ी वाला मान जो आ जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख लो, तो 2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो 2 को एक बार लिख दिया, एक बार और, 2 दूनी 4, तो एक कड़ी में 4 मान आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सवाल सही सीखे हैं। ऐसे लगता है वर्गमूल। अब दोस्तों आगे होगा क्या, घन हो जाएगा, क्यूब, घन। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, 1 की पावर वहाँ पे वर्ग वाले में 2 लिख रहे थे और यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। अगर वर्ग है तो वहाँ पे पावर 2 रहेगा, और घन है तो यहाँ पे पावर 3 रहेगा। मतलब जो नीचे 1 है इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1, गुणा का चिन्ह लगा के उसको लिखते जाना है। तो 1 गुणा 1, 1 एक का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, 1 एक का 1 ही रहेगा। अगर 1 पर कितना करोड़ भी 200 500 ऐसे कुछ लिख दिया जाएगा तो वो 1 ही आएगा, ये समझने वाली ज़रूरत है। चलो एक सवाल और, 2 की पावर 3 लिखो दोस्तों, पूछ देगा कि 2 का घन क्या होगा, मतलब घन का मतलब कि पावर 3, किसी भी संख्या का, जैसे 10 का घन पूछ दिया तो मतलब कि 10 पर पावर 3 लिख देना होगा। तो इस 2 को कितनी बार लिखना है, तो 3 बार लिखना है, ये बता रहा है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे इस टाइम 4 हो गया, तो 4 दूनी 8, ऐसे गुणा किया जाता है। एक सवाल और दोस्तों, 5 है, घन है तो घन करना है, तो 5 की पावर 3 लिखना पड़ता है, तो 5 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पचे 25, यहाँ पे 25 हो गया। अब 25 पचे 125, 125 इसका आंसर हो जाएगा। 5 का क्यूब मतलब 5 का घन क्या होता है, 125। हम लोग घन भी सीख गए, अब हम लोग घनमूल सीखने वाले हैं। क्यूब रूट अंग्रेजी में इसको कहा जाता है घनमूल। जैसे कि यहाँ पे 64 कड़ी में लिख दिया है, तो 64 का एलसीएम, जब मूल उसमें जुड़ गया तो एलसीएम करना शुरू करना होता है। 2 से काटो, ये 32 दूनी 64, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 1 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 बार है। 2 कितनी बार है, 6 बार है। तो देखो यहाँ पे घन की बात कर रहा है, तो 3 में से 1 लेना, 3 जोड़े में से 1 लेना होगा। इस यहाँ तक 3 जोड़ा है, यहाँ पे 3 जोड़ा, तो इन 2, जैसे यहाँ पे 3 ठो 2 है, यहाँ पे 3 2 है, तो इसमें से 1 2 निकाल लो, गुणा करो, यहाँ पर से 1 2 ले लो, तो 2 दूनी 4, 4 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि कड़ी में 64 का मान क्या आएगा, 4। बस कैसे, चलो इसको भी चेक कर लो एक बार, तब विश्वास हो जाएगा। 4 आया है ना, 4 के घनमूल का मतलब कि वहाँ पे पावर 3 रहेगा, मतलब कि 4 को 3 बार लिखना है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, यहाँ पे 16 है, 16 चौका 64, कड़ी वाली मान आ गया ना 64, इसका मतलब सवाल सही है। चलो एक सवाल और लगा लो, कड़ी में 8 लिखो, कड़ी में 8 का घनमूल क्या होगा। तो कड़ी में 8 जब आ गया तो 8 का एलसीएम करना शुरू कर दो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एक का 2। यहाँ पे देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 आ रहा है ना, तो 3 बार 2 जो 3 मतलब 3 जोड़ा बन रहा है ना, उसमें से 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 तो 2 है, तो 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। बस अब चेक कर लो कि ये सही है कि नहीं, तो 2 लिख लो, 2 आया है ना, 2 की पावर 3 लिख लो। 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, तो 2 पे पावर 3 लिख दो, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 आ रहा है, कड़ी वाला मान सही है। सवाल हम लोग सही सीखे। अब आगे क्या है,
आगे दोस्तों है मल्टीप्लाई ऑफ सर्ड्स, कड़ी का गुणनफल या फिर कड़ी का गुणा। जैसे यहाँ पे कड़ी में 4 लिख दूँ और गुणा में कड़ी में 4, क्या होगा दोस्तों? तो कड़ी में 4 अगर है ऐसे, समझना अच्छा सवाल है और ज़रूरत इसकी, मतलब इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कड़ी में 4, दोनों चेहरा सेम होता है, दोनों अंक सेम होता है और कड़ी में दोनों होता है, तो एक उसका आंसर हो जाएगा बिना कड़ी का। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पर 4, यहाँ पे 4 है, तो 1 4 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? अब चलो इसको सीख लेते हैं। कड़ी में 4 गुणा कड़ी में 4, जैसे गुणा किया जाता है वैसे ही रहेगा, एक बड़ी कड़ी बन जाती है और 4 चौका क्या हो जाएगा? 4 चौका 16। अब कड़ी में 16 का मान क्या होता है? 4। कैसे? 16 का एलसीएम, कड़ी में जब है तो उसका एलसीएम लेना पड़ता है। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। चलो तो 2 ठो यहाँ पे 2 है और 2 ठो यहाँ पे 2 है, मतलब कि 1 ठो 2 इधर से निकाल लो, इधर से 1 2, तो 2 दूनी 4 आ रहा है ना, 4 इसका आंसर। अब कैसे पता चला है कि 4 के पावर 2 लिख दो, 4 चौका 16 आ रहा है, सवाल सही है, ऐसे लगता है। अब चलो एक सवाल और, ये थोड़ा अजीब ढंग से कर लो। कड़ी में 2 गुणा कड़ी में 4, तो कड़ी में 2 एक बड़ी कड़ी बन जाएगी, 2 चौका हो जाएगा 8, कड़ी में 8 इसका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। इतना ही इसमें जानना है, बहुत कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक सवाल और, 2 कड़ी में अगर 2 है गुणा में 4 कड़ी में 2 है, ये अच्छा सवाल बन गया। तो देखो दोस्तों, जो कड़ी के बाहर है, कड़ी के बाहर है तो उन दोनों का आपस में गुणा, कड़ी के बाहर वाला का आपस में गुणा, तो 2 दूनी 2 चौका 8 हो जाएगा। और ये दोनों कड़ी में है तो 2 दूनी 4 और 8 है, और कड़ी जब हटेगी तो कड़ी में 4 का मान होता है 2, तो दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा, 8 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? 16। बस आंसर है। इतना ही सीखना है इसमें कड़ी के गुणनफल में। अब आगे क्या है? तो बस दोस्तों, बस इतना ही था आज के लिए। तो मिलते हैं बस अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।